सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। हर कोई दूसरा बंदा हमें देखने को मिल रहा है कि बीमार है, गला ख़राब, नज़ला, खांसी, बुखार। बट हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और साथ ही जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है इस वक्त, अल्लाह उसने मैं कहूँगी तमाम उम्मत को, तमाम कौम को, इस वक्त हमारी पाकिस्तानी कौम को रंजीदा कर दिया। और साथ साथ पाकिस्तान में सैलाब की तबाही पर अक़वाम मुत्तहिदा भी रंजीदा हो गई है। यकीनन दुनिया भर से पैगामात भी आ रहे हैं, एड्स भी आ रही हैं, इमदाद भी आ रहा है। लेकिन इशू क्या है? पता इशू ये है कि मुझे कल रात देर से कॉल आई जिसने मुझे बताया कि जो फ़ौरन एड और फ़ौरन इमदाद दूसरे मुल्क पाकिस्तान भेज रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मजीद इसके ऊपर मैं बात ना करूं अभी और सीधा टॉप स्टोरीज पे चला जाऊं। टॉप स्टोरीज में नहीं, टॉप स्टोरी से पहले मैं कुछ स्टोरीज दिखाना चाहूंगी आपको। यहाँ पे कुछ वीडियो वायरल है हमारे पास, बहुत सारी वीडियो वायरल है जहाँ पे हम सैलाब से परेशान हैं। वहाँ पे आप देखें कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, अपने पॉइंट स्कोरिंग बढ़ाने के लिए तस्वीरें खिंचवाई जाए। सबसे पहले मरियम नवाज की तरफ बढ़ेंगे हम। आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर स्क्रीन पे आपको दिखा सके, मरियम नवाज साहिबा तौसा शरीफ में गई थी कुछ सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जिन खातून को उन्होंने गले लगाया है उनको दिलासा दे रही हैं, लेकिन उन खातून के उनके जाने के बाद व्यूज़ किया है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से वो परेशान हैं। उनको कोई राशन, कोई इमदाद का सामान फराहम नहीं किया गया, बल्कि इन खातून ने मजीद गुस्से का भी इजहार किया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तलहा इस वक्त अगर वो वीडियो हमारे पास है, मैं चाहूँगी कि वो वीडियो भी दिखाएं प्लीज़ कि ये खातून की क्या राय है जब मरियम नवाज़ ने यहाँ पे विजिट किया। आप देख सकते हैं तस्वीरें खिंच रही हैं जी। आप ये देखिए, सिर्फ ये विजिट इसलिए हो रहा है कि तस्वीरें खिंच रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, बल्कि हॉलीवुड स्टार्स को कॉपी किया जा रहा है। आप ये भी देखिए कि हॉलीवुड स्टार्स वाला गेटअप हुआ है। 2010 में जो सैलाब आया था, एंजेलिना जोली यहाँ पे आई थी, सेम लुक्स में, सेम स्टाइल में। आप देख सकते हैं कंपेयर किया जा रहा है उनको। खैर यहाँ पे आप देखें हद हो गई है हर चीज़ की। और इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई इन खातून की कि ये कंप्लेन कर रही हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिया, खाली आके दिलासा दे के खाली दो बोल बोल के चले गए, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा हमसे हमारे बारे में। फिर एक और वीडियो जो है वो तलहा वायरल हुई है, अगर आपने देखा हो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरी जगह एक्टिव है इस वक्त, जहां पे वो खातून ये बात कह रही है कि उनसे बुलवाया जा रहा है कि जी ये लीजिए, राशन का बैग लीजिए, अब मरियम नवाज के बारे में अच्छा बोलिए। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, इसे सियासत कहते हैं वर्दा। और जब भी हमारे मुल्क में आफात आती हैं, जलजले, सैलाब और भी कोई मुश्किलात से हम लोग दो चार होते हैं, तो सियासत बड़ी गर्म हो जाती है। जिस तरह जब मार्केट्स गिरती हैं तो इन्वेस्टर कहता है कि बाइंग टाइम है, उस तरह मुल्क मुश्किल में आता है तो पॉलिटिशियन कहता है सियासत का वक्त है। सैडली इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए वर्दा। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सियासी मफादात की खातिर मुल्क की सलामती के मफादात को भी दाव पर लगा देते हैं, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है। आपको तो एक और बात बताऊं, आपको एक सुपरमैन से नहीं मिलवाती हूँ मैं। आपने देखा है एक नए सुपरमैन आए हैं और आप ये देखिए जहां मुल्क पूरा डूबा हुआ है सैलाब में, आप उस वक्त देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो अपलोड करते हैं जहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो सुपरमैन बन गए हैं और पाकिस्तान की गिरती हुई, क्रैश होती हुई मीशत को उन्होंने एक हाथ से बचा लिया है। अगर इस वक्त वो वीडियो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे आई एम डेफिनेटली श्योर आप सबने वो वीडियो देखी होगी। तो जहाँ इस वक्त मुल्क का इतना बुरा हाल है, हम सब परेशान हैं, वहाँ पर आप अपनी जो है वो नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि अवाम अंधी है, अवाम पागल है, अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को सेंस नहीं है कि आप लोग किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं या अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं? रिडिकुलस। वज़ीर आज़म के पास 61-62 की काबीना है और जो 61-62 की काबीना मुल्क को कॉस्ट कर रही है, जिसकी रकम हम अदा कर रहे हैं, वो ये देखिए यहाँ पर एनिमेशंस बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं। लेकिन अगर ये ऐसे लोग ऐसी मीम्स, ऐसी वीडियोस ऑपोजिशन वाले करते तो बात समझ में आती। नून लीग के अपने लोग ये वीडियोस डाल के समझ रहे हैं कि उनकी वाह जय जयकार होगी तो नहीं होगी। लोग हंसेंगे कि यार एक्चुअली देयर एक्टिंग लाइक कार्टून्स एंड एक्टर्स, ये असल पाकिस्तानी नहीं है, ये शायद किसी एजेंडा के तहत यहाँ आए हुए हैं। लोग तो यही कहेंगे जब ये वीडियोस देखेंगे, क्योंकि इन वीडियो से वाज़ेह हो जाता है कि नो वन इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान, एवरीवन इज जोकिंग राइट नाउ। और अगर अब भी सीरियस ना हुए
तो फिर कब सीरियस होंगे वर्दा? तला सब वो वाला गाना याद आ रहा है जो ऐसे आपने जो डायलॉग बोले कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। इस वक्त सिर्फ यही आ रहा है कि बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, डूब रहा है, क्या हो रहा है। खैर ये तो होता रहेगा, लेकिन नज़र डालते हैं बड़ी खबर पे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही पर अक़वाम मुत्तहिदा भी रंजीदा। गुतरेस का पाकिस्तान आने का ऐलान। आलमी बरादरी से $16 करोड़ की इमदाद की अपील। वज़ीर ख़ारजा की अपील पर दुनिया की तरफ से इमदाद का ऐलान। एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां, लेकिन क्या तमाम तर इमदादी सामान तबाही के अजाले के लिए काफ़ी है? एक मुसीबत थमी नहीं, दूसरी ने आन घेरा। सैलाब से मुतासर इलाकों में कीड़ों की भरमार। जिल्द और पेट के अमराज भी फूट पड़े। खाने पीने से महरूम मुतासरीन दवा कहां से लाएंगे? सैलाबी सूरत हाल। मंडी में सब्जियों का काल। हालात का फायदा उठाकर मुनाफाखोर भी सरगर्म। सब्जी खुद उगाएं, खुद खाने की नौबत आ गई। लेकिन क्या वाकई मुमकिन है? बताएंगे आपको आज के शो में। और अफगान तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के परखचे उड़ा दिए। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस एशिया कप में बड़े अपसेट की पेशे खेमा दिखाई दे रही है। फिटनेस मसाइल में फंसी कौमी टीम को सोचना होगा। राइट, अब प्रोड्यूसर साहब ने मुझे इजाज़त दे दी है तो मैं अब अपने व्यूअर्स को बता सकता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में। कि कल रात मुझे कॉल आई और वो एक फॉरेन एम्बेसी के एक स्टाफ की कॉल थी और उनका ये कहना था कि जो फॉरेन एड पाकिस्तान को मिल रही है IDPs के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए, वो उन तक वर्दा नहीं पहुंच रही। यहाँ तक कि ईरान ने इमदाद के लिए बहुत सारा सामान बॉर्डर तक पहुंचा दिया कि हम यहाँ तक सामान पहुंचा रहे हैं, आप यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर लें। तो मालूम पड़ा कि इनके पास वो गाड़ियाँ ही नहीं हैं जिनके अंदर पेट्रोल भी हो ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भर के वो सामान मुतासरीन तक पहुँचाई जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, सब जगह बुरे हालात हैं, लेकिन होश में नहीं आ रहे ये लोग। होश में पता नहीं कब आएंगे। तो अगर होश में होते ये लोग तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो इस वक्त हो रहा है। आपके साथ कुछ स्टैट्स भी शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल हमारे पास हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं आलमगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम। जी आलमगीर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जितनी भी इमदाद आ रही है, बहुत ज़्यादा इमदाद आई है और सबसे पहली बात हम सब आपको मुबारकबाद भी देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि खान साहब ने इतनी बड़ी जो है एक फ़ंड इकट्ठा किया। $10 अरब का नुकसान कह रहे हैं कि मईशत का हुआ है, ज़रा बताते हैं, लेकिन उन्होंने अभी इस वक्त 5 अरब इकट्ठा कर सके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये बात काफ़ी है? कितनी इमदाद काफ़ी है मुल्क को बेहतर करने के लिए? देखिए, क्राइसिस बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें तो जो UN की रिपोर्ट है कि पूरे पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद घर जो है वो तबाह हुए और सिर्फ सिंध में 5,80,000 से ज़ायद घर जो है सिर्फ सिंध में तबाह हुए और 1,84,000 लोग डिस्प्लेस हो गए और तकरीबन 3 करोड़ लोगों पे असर हुआ है, वो अफेक्ट हुए इस सैलाबी सूरत हाल से। वो KPK में, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब लोग और 1,000 से जायद लोग जो है इसमें वो शहीद हुए, जहाँ बहक हुए। तो मकसद सिर्फ ये कि बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसके आफ्टर शॉक्स बड़े खतरनाक हैं। लोगों की फसलें खत्म हो गई। मैं सिंध खुद फिरा हूँ, मैं सिंध गया हूँ। 90% आप कह ले 100% जमीनें पे काश्त खत्म हो गई क्योंकि जमीनों पे पानी खड़ा है और इन जो हारी किसान थे इनकी आमदनी, इनका जरिया माश यही जमीनें होती थी और इन्हीं जमीनों से जो गंदम ये काश्त करते थे अपने सारे साल के लिए वो गंदम स्टॉक करते थे, वो भी खत्म हो गया। और साथ ही जो इनके माल मवेशी होते थे, लाइफ स्टॉक जो होता था, वो भी इनके लिए आप समझे एक ATM था, वो भी खत्म हो गया। 10 लाख के करीब आजादोशुमार बता रहे हैं कि वो माल मवेशी जो है वो इस सैलाब की नजर हो गया। सही। तो आगे आने वाले 6-7 महीने में
इस जमीन पे कोई काश्त नहीं हो सकती। और अगेन फूड सिक्योरिटी का एक इशू है मुल्क में। आपके यहाँ शॉर्टेजेस आ जानी है चावल की, गंदों की। आलमगीर साहब आप देखिए प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं चीजों के, सब्जियों के। आप देखिए मार्केट में उनकी जखीरा नोची शुरू कर दी गई है। आलमगीर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, वर्दा अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने कहा कि 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, खान साहब ने 5 बिलियन रुपए जमा किए हैं। 10 बिलियन डॉलर 2100 अरब रुपए होते हैं। खैर आगे बढ़े। अब आलमगीर साहब, टोटल डेथ्स 1332, टोटल जख्मी जो हुए हैं 5600, जानवर 8,70,000, घर जो गिरे हैं 7.5 लाख, रोड डैमेज 4,800 किलोमीटर, ब्रिजेस जो गिरे हैं 210 ब्रिज गिर गए, स्मॉल डैम्स जो ब्रीच हुए हैं, जो बंद टूटे हैं 40 से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर पाकिस्तान में आलमगीर साहब इस वक्त लोग डिस्प्लेस्ड हैं। 5 करोड़ से ऊपर, 90% क्रॉप ज़ाया हो गई। सर सवाल यह है कि इस वक्त जो इमदाद आ रही है ना आलमगीर साहब, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ह्यूज चैलेंज राइट नाउ। और जो फॉरेन डोनर्स हैं, मैंने खुद कल रात एक कॉल रिसीव की जिसमें वो फॉरेन डोनर्स कह रहे हैं कि हम जो डोनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो नहीं पहुंच रहा मुतासरीन तक, नहीं पहुंच रहा लोगों तक। बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अगर इस तरह इमदाद को तकसीम करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो आगे गाड़ी कैसे चलेगी? देखिए एक चीज ये जरूर है कि गवर्नमेंट की इमदाद पहुंचने में वक्त लगता, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते उसमें। ये मैं खुद चूंकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, तो ये चीजें जरूर रहती गवर्नमेंट के किसी भी इमदाद में या किसी भी सर्विस में। मैं खुद मैं बात करूं जहाँ मैं खुद गया हूँ, मैं सिंध में शिकारपुर गया हूँ, मैं सिंध में शहदाद कोट गया हूँ, जैकबाबाद लाड़काना गया हूँ। मुझे हुकूमत सिंध का इस पूरे कराची से लेकर लाड़काना तक ना कोई टेंट नजर आए, ना वहाँ कोई राशन तकसीम करते हुए इनकी कोई गाड़ी नजर आई, ना कोई इनकी मशीनरी नजर आई जो किसी जमीन से पानी निकाल रही हो या लोगों के साथ कहीं खड़ी हो। तो ये जो मैंने अपनी आंखों देखी सिचुएशन है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि इस क्राइसिस को कम किया जा सकता था अगर पहले से इकदाम लिए जाते। ज्यादातर क्योंकि सिंध में 10 से 15 दिन मुसलसल बारिश हुई है, कुछ 8 साइकिल्स आए बारिश के इस मॉनसून में। और जितने ड्रेनेज का सिस्टम है सिंध में, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है कि जो सेम के नाले होते हैं इसको प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस करना, सफाई करना, इस पर कब्जे हुए कई जगह नैरो किया हुआ है इसको, और इस पर पंपिंग स्टेशन कायम है जो पानी की मुंतकली करते। ये सब इस वक्त डिसफंक्शनल है जिसकी वजह से जमीनों पर पानी खड़ा हुआ, निकासी का कोई अमल नहीं था। जैसे कराची में हम रोते पानी की निकासी नहीं होती, पानी खड़ा रहता। इसी तरह इंटीरियर सिंध में भी ये हुआ कि जमीनों में पानी खड़ा हो गया बारिश का। नो डाउट बारिश अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत ज्यादा हुई है, उसी से घर वगैरह अफेक्ट भी हुए, लेकिन इसको कई ज्यादा मैनेज किया जा सकता था, इस नुकसान को कम किया जा सकता था, लेकिन यह कुछ नहीं किया गया। अफसोस ही इसी बात का है कि हम सिर्फ अनाउंस करते रहते हैं और देख चुके हैं। जी आलमगीर साहब, माजरत के साथ बीच में इंटरप्ट करूं कि अफसोस की बात यही है कि हम हमेशा मेंशन करते रहते हैं, महकमा मौसमियात बताती रहती है कि इतनी तेज़ बारिशें होंगी, बहुत ही ज़्यादा होंगी, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें होंगी, सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई इकदाम नहीं करते। इसलिए आज ये सूरत हाल इसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, जितनी भी जो है वो फंडिंग हुई है, आपको लग रहा है जितने भी इकदाम आए हैं, आप क्या लग रहा है कि जितने मुतासर इलाका हैं उनके लिए काफ़ी है? क्या उनको हम रीबिल्ड कर सकते हैं? उनके लिए दोबारा से बेहतरी हो सकती है इतनी फंड से? देखिए मैं फिर से कहूँ और इससे यानी ये मैं मैक्रो लेवल की बात करता हूँ। गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो नंबर 1 आगे इस सैलाब से निपटने के लिए, आगे इन बारिशों से निपटने के लिए, अगले साल के लिए, सालों के लिए वो कुछ कर ले। डैम्स बनाना शुरू कर दे, रिजर्वायर्स बनाना शुरू कर दे, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना शुरू कर दे। तो अगर वो कुछ करना चाहती है, पैसे उनके पास आ रहे हैं, तो खुदारा इस डेवलपमेंट के काम में लगाएं कि अगले आने वाले सालों में इन मसाइल से हम निपट सकें। नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, मईशत में बेहतरी लाए, पेट्रोल
पेट्रोल को सस्ता करें, उसके लिए इकदाम करें, डॉलर को नीचे लाने की कोशिश करें। जो एक आम आदमी, चाहे वो देहाती हो चाहे वो शहरी इलाके में हो, जिसकी जिंदगी पे असर आएगा, तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ मैक्रो लेवल पे जरूरी है, जिसका इफेक्ट अगेन माइक्रो लेवल पे जाएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ पेश की हैं मईशत में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त एटलीस्ट सिंध से आ रहे हैं और मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वर्दा कि सिंध 15 साल पीछे चला गया है। बात हो रही थी ज़रूरी पॉलिसीज़ की। मैं ये भी सोचने को मजबूर हूँ कि आप कराची का हाल देखें, इतना डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन तिजारती दारुल खिलाफा फाइनेंशियल हब, फिर भी हमारा कराची का हाल ऐसा है। सिंध को हम क्या ब्लेम करें? कराची अब इम्प्रूव नहीं हो रहा, सिंध कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे विल्स और नियतों का फुकदान है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जिन लोगों ने हमें अभी भी ट्यून इन किया है, दोबारा से एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। और तलहा, हमेशा से आप कहते हैं ना कि जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है सब्जियों की, अब हमें घरों में सब्जियां उगाना शुरू कर देनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा वर्दा अवेयर भी होना चाहिए कि सब्जी का रेट आजकल क्या चल रहा है। क्या हुआ है कि क्योंकि जब वॉलेटिलिटी आती है ना प्राइसेस में, जब रोजाना प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, तो बहुत सारे सब्जी वाले ऐसे होते हैं जो अपने पुराने माल को नए रेट पे बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और लोग अवेयर होते नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है, ये फ्रेश माल है नहीं है। तो मैं एक तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम तरह व्यूअर्स से कि व्हेनेवर यू बाइंग वेजिटेबल्स, मार्केट में जाते हैं फ्रूट सब्जी खरीदने के लिए, तो अवेयर रहिया करें, 2-3 दुकानें चेक करके फिर फैसला किया करें कहाँ से लेना है। क्योंकि यही हो रहा है कि एक 250 रुपये किलो दे रहा होगा, एक 150 रुपये किलो दे रहा होगा, एक 350 रुपये किलो दे रहा होगा। मेक द राइट डिसीजन। 150 में कुछ नहीं आ रहा तला। कल बैंगन मिल गए थे 150 रुपये में 1 किलो। खैर, द राइट डिसीजन इज टू ग्रो योर ओन फूड। आपको फूड चेन और फूड सप्लाई सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपने जो खाना है खुद उगाना है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए। अब अपने घर की खुराक अपने घर में पैदा करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, चंद गमले हैं, थोड़ी सी साइंस है, समझ लीजिए, दवाइयाँ हैं, सीड्स हैं, किस तरह पानी देना है। तो यकीनन आज कोई एक्सपर्ट भी हमारे साथ वर्दा जो इसके ऊपर हमारे साथ डिस्कशन करेंगी। हाँ जी, कि किचन गार्डनिंग भी जो है वो इतनी आसान काम नहीं है, उसमें हमने कुछ मेडिकेशंस चाहिए होंगी, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए जो है कीड़े लग जाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम होती नहीं होती, कितनी धूप देनी, कितना पानी देना है, तो ये तमाम एक एक्सपर्ट ही हमें अच्छा बता सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है नसरीन शेख, हमारे साथ है, किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट है, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में और उनसे तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसरीन साहिब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस टीवी पर बुलाने का। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत मुश्किल है सब्जियां लगाना, इनकी खुराकें देना, इनका पानी देना, नहीं इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना जरूरी होता है, लेकिन जब एक मर्तबा आपके पौधे लगना शुरू हो जाते हैं और आप इसका ख्याल करते हैं तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गमले में खाद मिट्टी अच्छी हो, और कराची के मौसम में सितंबर और अक्टूबर में आप तकरीबन सारी सब्जी उगाते हैं तो 2 से 2.5 महीने में आपके पास बहुत अच्छी सब्जी लगना शुरू हो जाएगी और बहुत आसानी से आप अपने घर में अपना खाना खुद उगा सकते हैं। अच्छा नसरीन साहब, लेकिन एक ये बात भी होती है जैसे कि आप धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च ये तो उग जाते हैं, बस कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन पे आपको ज़्यादा टाइम, जैसे तुरई है, तुरई के लिए आपको एक बड़ी जगह रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आप कैबेज उगाना चाहते हैं तो वो फिर ज़मीन में पूरी बेल लगती है, फिर उस पर कीड़े भी लग जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर बैंगन में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो इसके साथ साथ हमें कौन सी दवाइयाँ जो होती हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, अगर आप वो भी बता दें हमारे व्यूवर्स को। और फिर ये भी होता है कि पानी कितना देना है, ज़्यादा पानी देने से भी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पानी देने से, बहुत कम पानी देने से सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। कीड़ा जब लगना शुरू होता है तो शुरू में एक साथ नहीं अटैक करता, कुछ थोड़े से कीड़े शुरू में आना जब शुरू होते हैं उस वक्त अगर आप इसको रोक लेंगे तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। बाकी बैंगन, तुरई ये ज़मीन में लगाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आप बहुत आराम से इसको 12 बाय 12 इंच के गमलों में, हम जो आम गमले नज़र आते हैं, या जो हमारी जो तेल की पानी की 5 लीटर वाली बॉटल होती है उसमें नीचे होल्ड कर लें, आप उसमें भी बहुत आराम से एक पौधा लगा सकते हैं। आपकी तुरई की बेल को और करेले की बेल को, इनको ऊपर चढ़ना जरूरी होता है तो आप किसी दीवार के पास लगाएं, डोरी से बांध लें, ऊपर जाने दें, इनको जमीन पे फैलाना भी जरूरी नहीं है।
नसरीन साहब, टेल अस अबाउट योर किचन गार्डन। आप घर में क्या क्या उगा रही हैं? देखिए, मैं तकरीबन धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्ची, मैंने बैंगन भी लगाए, मैंने बंद गोभी, फूल गोभी भी लगाई हुई है, मैंने तुरई और ये आजकल ये मौसम ऐसा हो रहा है कि अब लगना शुरू होंगी सारी सब्जियां। फिलहाल कराची में तो थोड़ा सा वेदर की वजह से, लेकिन इस्लामाबाद वाले रीजन में तो आप बहुत लंबा वक्त भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये बताएं कि आप जो घर में उगा रही हैं नसरीन साहिबा सब्जियां, उनकी टेस्ट में, उनके फ्लेवर में, और जो आप मार्केट से खरीदती हैं उनके टेस्ट और फ्लेवर में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। कोई एक सब्जी लगा के अपने घर में आप चेक करें और आप उसका फ्लेवर देखें और आप बाहर की सब्जियों का फ्लेवर देखें। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक करती हूँ, तो आप यूँ समझें कि जमीन आसमान का मुझे तो फर्क लगता है टेस्ट के अंदर। मैंने पपीता घर में लगाया, मैंने तुरई लगाई, मैंने पालक लगाई घर में। उस पालक की खुशबू या उस गोभी या उस टमाटर की खुशबू और लेमन लगाया, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट इसलिए होता है कि देखिए वो लोग तो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, उनके पास पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डालना जरूरी होता है। हम लोग के पास 2-2, 4-4 गमले होते हैं, हम लोगों को इतना जरूरी नहीं होता। हम उन 2-4 गमलों पे नजर रख सकते हैं कि थोड़े से कीड़े हो जाएं तो हम इसको फौरन, आप जैसे हरी मिर्च को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें, पीस के भिगो दें, लाल मिर्च को, क्या कहते हैं, लहसुन को, आप शेयर करेंगी कि किस तरह से हम कीड़े लगने से बचा सकते हैं? प्लीज साथ साथ टमाटर बड़े महंगे हुए हैं, टमाटर उगाने का तरीका भी बता दीजिएगा नसरीन साहिबा। टमाटर के बीज लगाए, आजकल पनीरी लग सकती है, बीज ले लें और आप एक गमले के अंदर कोई 20-25 सीड लगा दें। जब वो 2 से 3 इंच लंबे हो जाएं टमाटर के पौधे, जब वो सीड्स आपके निकलते हैं 2 से 3 इंच लंबे हो जाए, तो आप एक, जैसे हम 20 बाय 20 इंचेस का गमला लेते हैं तो अब उसके अंदर आप 3 पौधे लगा दें, बहुत आराम से उसके अंदर से निकाल के 4 से 5 गमले इस तरीके से बना लें। और अंदर एक, जैसे मैं तो बांध लगा के स्टैकिंग कर देती हूँ, उनको डोरी से बांध देते हैं। और आप अपनी एक फिंगर टच करें उसकी मट्टी पे, अगर आपको मट्टी गीली सूखी लगती है तो उसमें आप इतना पानी लगाएं कि आपके हाथ हल्का सा गीला हो, इतना गीला ना हो कि इसके अंदर कीचड़ बन जाए। ज्यादा पानी देने से भी वो मर जाते हैं, कम पानी देने से भी वो मर जाते हैं। पानी कोशिश करें आप दें या तो सुबह में धूप से पहले या असर के बाद, धूप खत्म हो जाए उस वक्त। और इनको धूप चाहिए, टमाटरों को आप कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप अच्छी लगे और धूप अच्छी तरह आए तो जल्दी वो काम हो जाएंगे, तो आपका वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से नसरीन साहबा को जो है ना एक स्कूल खोल देना चाहिए कि हाउ टू ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नसरीन साहबा, आप अपने सीड्स कहाँ से लेती हैं? मैं अपनी सीड सब्जी मंडी से लेती हूँ। आप लोकल सीड्स लें, आपको बाहर के सीड्स या महंगे वाले सीड्स लेने की जरूरत नहीं है। लोकल सीड्स हमारे क्लाइमेटाइज होते हैं, हमारी क्लाइमेट के हिसाब से चलते हैं, वो आसानी से उग भी जाते हैं। नसरीन साहब, मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उग जाते हैं। हाँ जी, अच्छा नसरीन साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। अक्सर जैसे हम लोग गमलों में, अभी आपने बात की कि हम किचन गार्डनिंग जो कर रहे हैं वो गमलों में उगा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास अपने घरों में भी बड़े से गार्डन्स होते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ ज़मीनों में सब्जियाँ उगा लें। तो क्या इससे जी, एक तो कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे आपके घर की बुनियादों पर भी असर पड़ता है, जहाँ पे बहुत से, हम जानते हैं पूरे कराची में डिफरेंट इलाके हैं जहाँ पे कहीं 2.5 फीट नीचे भी पानी मौजूद है, और वहाँ पे भी अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कहते हैं कुछ सब्जियाँ भी खराब हो जाती हैं और घर की बुनियादें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो नहीं, इस बारे में बताइएगा। तो देखिए, मैं ये चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती। आपके पास गार्डन है, आप गार्डन में पानी पिलाते हो, दरख्त लगाएं, उस वक्त आपकी घर की बुनियादें नहीं हिल जाती हैं। आप सब्जी लगाते हैं तो आपके घर की बुनियादें खराब होती हैं। हाँ, अगर आपकी ज़मीन में पानी है, आपका गार्डन है, आपकी ज़मीन में नीचे पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे डिफेंस की साइड पर उस पर यूजली नमकीन पानी होता है, आप ये कर सकते हैं कि आप, जैसे हमारे टाइल्स होती हैं या हमारे जो ईंटें बनती हैं, उससे आप अपने गार्डन के अंदर ग्रो बेड जिस तरह बना सकते हैं कि आपके जो गार्डन है उससे कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा चारों तरफ एक वो करके, चाहे आप उसके अंदर ब्लॉक्स लगाएं, चाहे आप उसके अंदर टाइल्स लगा के उसको अपना जमीन से ऊपर कर लें। सही। 3 बाय 3 फीट का कर लें, 2.5 बाय 3 फीट का कर लें, इससे करीब थोड़े से बॉक्सेस बना लें, उसके अंदर नई फ्रेश खाद मिट्टी डालें,
और आप उसमें सब्जियां लगाएंगे, आपकी सब्जियां नहीं खराब होंगी और आपकी बुनियादें भी घर की नहीं लेंगी, एज लॉन्ग एज वो इतना सॉगी, इतना पानी ना दे दें कि वो कंटिन्यूड गीला रहे, उसको सूखना जरूर लगना जरूरी है। सही, थैंक यू सो मच नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सारी टिप्स हमारे साथ कि अगर आपके घर में नीचे पानी है, आपको डर है कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो आप एक बाउंड्री बना लें 2.5 से 3 फीट की। फिर आप आपको बताऊं, आजकल टेक्नोलॉजी और दौर इतना आसमानों पर पहुंच चुका है कि आपको सब्जी उगाने के लिए मैं अगर बताऊं कि मिट्टी की जरूरत नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत हैरत की बात है। एक्वापॉनिक फार्म्स, दुनिया में ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ चुकी है, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसमें वो पीवीसी पाइप्स के अंदर पानी रोटेट कर रहे होते हैं और पानी के अंदर ही वो पौधा ग्रो हो रहा होता है, कोई सॉइल मिट्टी यूज ही नहीं होती है। हाँ, उसके अंदर दवाइयाँ, अद्वियात, खाद जो भी पौधे को देनी होती है पानी में डाल देते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंचे, घर की बुनियादें लाना तो खैर दूर की बात है। हमारे टेक्नोलॉजी का तो फुकदान है, मसला तो यही है हमारे यहाँ भाई बेसिक कॉमन सेंस, IQ, GK का फुकदान है। हम बेसिक ABC सीख नहीं सके, XYZ पे कहाँ अभी तक डैम्स के पीछे पड़े हैं, दुनिया में रेन हार्वेस्टिंग हो बस आपको क्रिकेट से इतना प्यार है कि कोई चैंपियन बचा ही नहीं है, ना हॉकी का, ना स्क्वॉश का, ना स्नूकर का। जाएं क्रिकेट की तरफ आप। और क्रिकेट टीम में टूटी फूटी हो गई, मुझे इस बात का अफसोस है और हैरत भी है कि फिटनेस टेस्ट हुए नहीं इनके, के भेज दिया इन लोगों को। खैर आगे जाते हम तो बोल के थके, पर्ची खत्म करो, मेरिट पे काम करो। कब तक नेपोटिज्म चलता रहेगा खेलों में? लेकिन सैडली तमाम तरह इदारे हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, एथलेटिक एसोसिएशन हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, हर जगह पर्ची पर्ची पर्ची। भाई इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों कमर दर्द और दीगर मसाइल का शिकार है, एक के बाद एक खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो रहा है। दुबई में है, आपको नहीं मालूम दुबई में क्या होता है? एशिया कप के दौरान मोहम्मद वसीम जूनियर कमर की तकलीफ का शिकार हो गए हैं और उनसे पहले शाहीन आफरीदी जो हैं उनकी जब श्रीलंका का दौरा हुआ था वहाँ पे उनकी घुटनों की इंजरी का शिकार हो गए थे वो, जबकि अभी 2 दिन पहले ही भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी तकलीफ का शिकार दिखाई दिए थे, जिसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों के लिए दुबई में ही रिहैब का सिलसिला जो है वो जारी है। और अभी हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि भाई हमारे साथ हैं एजाज साहब है हमारे साथ। अच्छा, हमारे रिपोर्टर हैं हमारे साथ एजाज साहब, उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा मसला क्या है, क्या हो गया है पाकिस्तानी टीम को? क्या इनके पहले फिटनेस टेस्ट नहीं किए गए थे जो टूटी फूटी टीम पहुंच गई है हमारी एशिया कप खेलने के लिए? देखिए, फिटनेस मसाइल टीमों के साथ होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के साथ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस बार कुछ ज्यादा ही ये मसला हो गया। शाहीन शाह अफरीदी तो क्योंकि श्रीलंका में पाकिस्तान जब पहला टेस्ट मैच खेल रहा था तब उनको फील्डिंग गेम में बॉल लगा था, उसको फिर पाकिस्तानी टीम के साथ नीदरलैंड ले जाया गया था, लेकिन वो नहीं मुकम्मल तौर पर फिट हो सके थे, तो इसलिए शाहीन को विड्रॉ कराना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनको अब लंदन भिजवा दिया गया इलाज के लिए। जहाँ तक वसीम जूनियर की बात है तो वो यहाँ दुबई में एशिया कप की ट्रेनिंग के दौरान उनकी कमर की तकलीफ हुई और उस कमर की तकलीफ के बायस उनको एशिया कप से और रेस्ट देनी पड़ी है। अलबत्ता उनका रीहैब यहाँ पाकिस्तानी टीम के साथ ही जारी है। बाकी एक इंजरी रहती है, वो है नसीम शाह की। उनको आपको पता है कि यहाँ यूएई का वेदर इतना गर्म है, उस गर्म वेदर की वजह से नसीम शाह को क्रैम्प्स पड़े थे, लेकिन कल मेरी नसीम से खुद बात हुई क्योंकि कल नसीम ट्रेनिंग में पाकिस्तानी टीम के साथ ग्राउंड में नहीं गया, नसीम कल होटल में ही रहे, तो मेरी खुद नसीम से बात हुई तो वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतजामिया की तरफ से भी जो मीडिया को यहाँ आगाह किया है, जो मीडिया टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है कि नसीम माइट भी पाकिस्तान ने 2 सितंबर को जो हांगकांग के खिलाफ मैच खेलना है उसमें रेस्ट करेंगे। इंडिया के साथ आपको पता हो कि 4 को फिर पाकिस्तान और इंडिया का संडे को मैच है, फिर एतवार है, फिर हरीफ टीम इंडिया होगी, वही दुबई का स्टेडियम होगा और दोनों टीम एक मरतबा फिर आमने सामने आने जा रही है 4 तारीख को। एजाज मेरा सवाल है, एजाज वहां पे खेल सकते हैं। एजाज मेरा एक सवाल ये है कि जब भी कोई टीम इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट खेलने जाती है तो वो नेट बॉलर्स को लेके जाती है अपने साथ, जो नेट प्रैक्टिस कराते हैं सारे बैट्समैन को। लेकिन सैडली हम ये देख रहे हैं कि हमारी टीम तो कोई लेके ही नहीं गई है नेट बॉलर, और जो खिलाड़ी खेल रहा है वही प्रैक्टिस भी करा रहा है बैट्समैन को नेट्स में। तो मुझे नज़र ये आ रहा है एजाज के, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, पर्ची कब तक चलेगी क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर? सियासत कब क्रिकेट से खत्म होगी, कब नेपोटिज्म खत्म होगी, कब मेरिट पे फैसला होगा, ताकि ये धानी जैसे खिलाड़ी जो पूरी जिंदगी वर्ल्ड टूर करते रहे, एक मैच खेला, परफॉर्म करके दिखा दिया कि भाई लाड़काना का मैं खिलाड़ी हूं और देखो कैसा मैंने छक्के मारे, लेकिन सैडली ऐसे खिलाड़ी हमारे कैंप में पीछे ही रह जाते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं, क्रिकेट आगे नहीं आ पाते हैं नेपोटिज्म की वजह से। एजाज देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गो के पाकिस्तान के अंदर हॉकी का बुरा हाल है, पाकिस्तान में फुटबॉल तो समझे कि ना होने के बराबर है।
इनफरादी तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीतनी है, लेकिन ये एक ऐसा खेल है क्रिकेट जिसके साथ हम सारे पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम 400-500 करोड़ दे देते हैं और बाकी किसी और खेल कुछ नहीं देते। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम मीडिया वाले भी ज्यादती करते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिकेट को कवरेज देते हैं। हुकूमत भी ज्यादती करती है कि वो क्रिकेट मैचेस के अंदर, पर क्रिकेट के अंदर तो इंसाफ करो ना एजाज भाई, इतना पैसा देने के बावजूद वहां भी पर्ची। वो यही मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल लेवल की जो सिक्योरिटी होती है और जो प्रोटोकॉल होता है वो भी क्रिकेट को मिलता है, बाकी गेमों को नहीं मिलता। मैं तला भाई स्पेसिफिक इस एशिया कप की अगर बात करूं तो इस एशिया कप के अंदर शाहनवाज धानी के अंदर टैलेंट मौजूद है। शाहनवाज धानी को मुल्तान के अंदर डेब्यू कराया गया पाकिस्तानी टीम में, उसके बाद उनको नीदरलैंड के अंदर मौका दिया गया, वहां पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और अब उनको यहाँ पे चांस दिया गया है। लेकिन जो आप बात करें कि इस मौजूदा टीम के अंदर नेट बॉलर्स का साथ ट्रैवल ना करना, वो क्या रीजन है? देखें कि जब एशिया कप या वर्ल्ड कप होता है तो आप मेहमान होते हैं या आईसीसी के या एशियन क्रिकेट काउंसिल के। एजाज अगर नसीम शाह को रेस्ट, अगर नसीम शाह को, एजाज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एजाज, नसीम शाह को अगर रेस्ट दे रहे हैं तो फिर बाबर आजम अपने दोस्त को खिलाएंगे? चांसेस हैं। हसन अली के साथ कल मैंने भी सेल्फी बनवाई है, मुझे मौका मिल गया था वो, क्योंकि मैं बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था आईसीसी एकेडमी के, तो वो बार बार भाग रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कितना मुझे तुमने अब मजीद शूट करना है, मैं उनकी ना मोबाइल पे वीडियो बना रहा था। तो हसन मुझे अच्छे मूड में दिखाया। न सिर्फ हसन अली, हैदर अली के भी चांसेस हैं कि शारजा के अंदर हैदर अली को भी उतारा जा सकता है। इफ्तिखार या खुशदिल शाह को बाहर बिठा के पाकिस्तान 1-2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतर सकता है, क्योंकि यानी हसनैन बेचारा टूर करके वापस आएगा, वो नहीं खेलेगा। बहुत बुरा खेला है। मैं सवाल नहीं सुन सका। हसनैन शायद अब नहीं खेल पाएगा आपकी नजर में? हसनैन शायद टू अर्ली है कि हसनैन को मौका दे दिया जाए पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि हसन अली एक ऐसे बॉलर हैं जिनको यूएई में खेलने का बहुत तजर्बा है। हसनैन भी 2 पीएसएल में यूएई खेल चुका है, लेकिन मुझे यही लगता है कि हसन अली के साथ पाकिस्तानी टीम जाएगी, क्योंकि जितनी कल नेट्स के अंदर हसन अली मेहनत करते हुए दिखाई दिए हैं, तो चांसेस यही हैं कि अगर नसीम शाह को बिठाते हैं इंडिया वाले मैच से पहले नसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान संडे को अच्छा परफॉर्म करे, फिटनेस के मसाइल हल हों, क्रिकेट से पर्ची निकले, क्योंकि क्रिकेट को हम दे देते हैं 400-500 करोड़, बाकी सारे खेल पड़े हैं कंगले। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाए। बेशक। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है दुनिया, बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और ख़वातीनो हज़रात, आजकल हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी एक टोटका बन चुकी है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में एक टोटका ढूंढता है कि मैं किस तरीके से इस टोटके से जल्द अज जल्द रईस बन जाऊं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूं, बहुत ज़्यादा गोरा हो जाऊं, मेरा कद बहुत लंबा हो जाए, मेरे बाल बहुत बड़े हो जाए, मेरी शक्ल बहुत खूबसूरत हो जाए और मैं सबको पसंद आने लगूं। लेकिन हकीकत यह है कि शॉर्टकट्स लाइफ में कभी अच्छे नहीं होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, टोटके काम आते हैं, टोटके बड़े खतरनाक भी होते हैं। और कुछ हमारी अब तक आपा आई हुई है स्टूडियो में जिनके टोटके जो हैं वो दुनिया में बड़े मशहूर हैं। वर्दा बिल्कुल बहुत मशहूर है तलहा। कुछ मैं कहूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हो, जैसे मौसमी आपकी बीमारियाँ हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, गला ख़राब हो गया, गले में खिचखिच हो गई, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मासूम। पहला टोटका मुझे चाहिए दिमाग खराब का। जिनका दिमाग खराब हो आपा, उनके लिए क्या टोटका आप देंगे? क्योंकि आजकल बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया है, किस तरह दिमाग सही करें? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही कहा कि शॉर्टकट के ज़रिए, टोटके के ज़रिए हम शॉर्टकट तलाश करते हैं और कभी कभी हो भी जाता है। आपा टोटके फायदेमंद होते हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली बच्चों के लिए या घर में। आजकल आप हर वक्त कितनी दवाइयाँ लेंगे? बिल्कुल, आप सही होम रेमेडीज बहुत, मैं तो बहुत मानती हूँ। हाँ बिल्कुल, होम रेमेडीज़ का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि खुदा न खास्ता घर में कोई नहीं है, बच्चे को बड़े को किसी वक्त भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको मालूमात है, आपके जहन में आपने कुछ सुना हुआ है, तो अपने किचन में, अपने फ्रिज में आपको वो तमाम चीज़ें फर्स्ट एड के तौर पर मिल सकती है। आप तब मानेंगे रेमेडी जब इनके सर पे बाल हो जाएंगे। आप एक सवाल, आखिरी सवाल पे सारे सवाल। आप केमिकल्स की तरफ दुनिया बहुत चली गई,
ऑर्गेनिक नेचुरल जो जड़ी बूटियां थी जिनके थ्रू इलाज होता था और कदीम दौर से होता आ रहा था। और जिस तरह आप केमिकल्स की तरफ जाते गए, नई नई बीमारियां बढ़ती गई, ये कैंसर, वो कैंसर, ये चीज, वो चीज, कंटिन्यूसली आप एक बीमारी को खत्म करने की दवाई खाते थे, 2 बीमारियां जिस समय पैदा हो जाती थी। बिल्कुल आपने। अब मुझे आप ये बताइए कि इस मुश्किल दौर में जहां लोग केमिकल्स के इतने आदी हो गए हैं, पंजाब में पैराडोल और पैरासिटामोल शॉर्ट हो गई थी और ब्लैक हो रही है वहां पे, हम किस तरह लोगों को वापस ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों पे लेकर आए? देखिए, अब तो दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ और जड़ी बूटियों की तरफ आ रही है, लौट कर आ रही है। देखिए, हम तकलीद करते हैं हमेशा अपने तरक्की याफ्ता ममालिक की, ख़ास तौर से अमेरिका जो है हमारा हमेशा से रोल मॉडल है, हम उसी की तकलीद करते हैं। वो खुद नेचर की तरफ लौट रहा है। जब दुनिया नेचर की तरफ लौट रही है तो यकीनन इसी में हमारी बका है। जब हम इस मिट्टी की पैदावार हैं तो अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी में हमारे लिए सारी बका रख दी है, बस इस्तेमाल करने की अगर पता चल जाए सलाहियत और तरीक़ा तो हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज हो सकते हैं। अब आप कदीम ज़माने की बात करते तो सब भी सारी केमिकल दवाइयाँ थोड़ी होती थी, सब हिकमत से ही और इस तरह की रेमेडीज से ही सब लोग इलाज करते थे। और देखिए, वो जो इलाज करते थे, जब वहाँ कोई बीमारी होती थी तो हर्ब्स के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए, नेचर के ज़रिए उन बीमारियों को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में केमिकल की वजह से हर एक, इवन ये कि एक डिस्प्रिन का भी साइड इफ़ेक्ट है। और जब किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है तो ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा, यानी एक साइड इफ़ेक्ट हमें पता होता है लेकिन बॉडी पर उसके कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं हमें नहीं। और हर बॉडी टाइप अलग होती है, मल्टीपल रिएक्शन होता है। आपा ये बात हम सब जानते हैं कि इसका सैलाब मुतासरीन जो है वो बड़ी तादाद में मुश्किलात का शिकार हैं। पानी में रहने की वजह से स्किन की बीमारियां बहुत हो रही हैं, मच्छर, अच्छा वहाँ पे डायरिया, हैज़ा, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपा ये डायरिया और हैज़ा से किस तरह से कोई घर के टोटकों? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डायरिया और हैज़ा ये है ही गंदगी की बीमारियां। देखिए, हमारे बच्चे, हम जैसे लोगों के बच्चे भी अगर डायरिया की तरफ आते हैं और लूज मोशन की तरफ आते हैं, वॉमिटिंग्स की तरफ आते हैं, इट मीन्स उनकी फीडर को अच्छी तरीके से वॉश नहीं किया गया, बॉयल नहीं किया गया। दूध पर जो हम उनको दूध दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, यकीनन उसमें हमारी तरफ से कोई ख़राबी है, किसी मक्खी का उस पर से गुजर हो गया। ये तमाम चीज़ें हमारे शहरों में जब हैं और वहाँ तो वो लोग गंदगी के इस वक्त ढेर पर है और यकीनन इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है, बहुत बड़ी एक आसमानी आफत से गुजर रहा है। इस वक्त में यकीनन हमें बहुत ज़्यादा उनकी मदद भी करनी चाहिए और उन लोगों के साथ ताउन भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में चूँकि वो लोग तो खुद एक कैंपों में बैठे हुए, तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं बेचारे, बहुत बुरा हाल है। लेकिन आपा जैसे कि अभी कुछ भी इमदाद दी जा रही है, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स इतने नहीं है, तो किस तरह से कुछ टोटकों के जरिए अब मैं चाहूँगी मैं टाइम से पहले बिल्कुल, अब जैसे लूज मोशन की एक बात है कि डायरिया बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसबगोल एक ऐसी दवा है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हर जगह आपके ऐसे आफत ज़दा इलाकों में भी अब भी दस्तियाब है। वो बच्चे जो मदर फीड पर हैं, जो बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, 5 साल तक के हैं, वो दूध पी रहे हैं। अब हुकूमत उनके लिए इक़दाम कर रही है और अल्लाह ने चाहा अब तक वो तमाम इक़दाम धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। तो वो बच्चे जो इस वक्त इस बहुत ही क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं, तो वो माएँ उनको चाहिए कि थोड़ा सा इसबगोल, या तो बच्चों को जो वो पानी पी रहे हैं बॉयल पानी का इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा इसबगोल कि बच्चे की तबीय नाजुक पर गिरा ना गुजरे, बच्चे की उम्र के लिहाज से कि उसको इसबगोल जब हम थोड़ा पानी में मिलाते हैं, अगर हम आधा गिलास पानी हमारा बच्चा नहीं पी सकता, आप उसको 1/4 कप पानी का ले लें और 1/4 टीस्पून उसके अंदर अगर इसबगोल मिला लें और अपने बनी दे दें, वो पानी पतला भी रहेगा, उसकी शक्ल भी इतनी चेंज नहीं होगी। जितनी बार भी बच्चा वो पानी पिएगा तो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि वो डिहाइड्रेशन से कंट्रोल रहेगा, बल्कि जो उसके लूज़ मोशन है वो भी उन शहरों में रुक जाएंगे उन तमाम लोगों को। और दवाएं आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वो आप उसका इस्तेमाल करें, सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और वो आप लोगों को माओं को खुद करना। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इस वक्त जो कैंप कराची में बनाया गया था सैलाब मुतासरीन के लिए, उसमें 15,000 के करीब लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं गई एक कैंप में, मुझे बहुत दुख हुआ। तकरीबन एक स्कूल में 500-600 लोग थे जो ठहरे हुए थे और 3 बाथरूम्स थे जो मुसलसल
उनके इस्तेमाल में थे। आप ये, मैं बार बार ये सोच रही थी हम इन पे उंगली नहीं उठा सकते। ये एक दूसरे के बाद ज़ाहिर है 600 लोगों के लिए 3 बाथरूम और लोगों की ज़रूरियात हैं, वो कैसे उसकी सफाई कर सकते हैं। एट ए टाइम उनके पास कोई स्वीपर नहीं है, पानी की इतनी वाफिर मकदार मौजूद नहीं है। तमाम चीज़ें बीमारियों का पेश ख़ीमा है। बहरहाल तमाम लोग अपनी मदद आपके उसूल के तहत अगर इसको अपना लें कि पानी की एक एक बाल्टी, एक एक बॉटल अपने साथ लेकर जाएं और अपने बाथरूम को इस्तेमाल से पहले अगर धोना शुरू कर दें तो शायद आप वो बेचारे एक एक बूंद को तरसे हुए हैं, कहाँ वो वॉशरूम में पानी ले जा सकते हैं। मैं आप ये वही आपको बताइए, कह रही हूँ कि इस कदर क्रिटिकल कंडीशन है। हम खुद यहाँ पे कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और माएँ अपनी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल करें। आप उल्टी के लिए भी कोई रेमेडी बताएं कि अगर उल्टियाँ लग जाती हैं आपको तो उसको फौरी तौर पे कैसे रोका जाए कि उल्टियाँ कर करके इंसान बेहाल हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं वो लीमू को कट करें और उसके ऊपर काली मिर्च और नमक छिड़क कर, और अगर उनके पास आग अवेलेबल है, माइक्रोवेव है, कोई हीटर है, कोई चूल्हा है, कोई तवा है, उस पर हल्का सा गर्म करके और वो जूस निकाल कर उस को पिला दें जिसका है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वार्टर टीस्पून थोड़ी थोड़ी देर में अगर उसके मुंह में बच्चे के या बड़े के, बड़ा खुद लेता रहे तो उसकी उल्टियाँ वहीं पर कंट्रोल हो जाएंगी। काली मिर्च और नमक गर्म करके पूरे लीमू के अंदर, फिर उस पर नींबू को काट लें बीच में से, उसके ऊपर नमक काली मिर्च लगा के हल्का सा वो दोनों टुकड़े आप रख के चूल्हे पर गर्म कर लें और गर्म उसका लीमू का रस पीते रहें तो वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर उनकी उल्टियाँ कंट्रोल हो जाएंगी जो बहुत ज्यादा हालत। अब आजकल आपके जो टोटके और नुस्खे हैं ना वो रोज बरोज महंगे होते जा रहे हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, आपा ये जो चीजें आपने लिख कर दी हैं तो मैं लेने गया था, मेरी तो हवा निकल गई। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बुखार इतना ज़्यादा, वाकई जड़ी बूटियों की कीमतें बहुत आसमानों पर पहुंच गई हैं। लेकिन मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मौके पर लोगों के साथ ताउन करें और लोगों के साथ जितना हो सके आप भाईचारगी का सबूत दें कि ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है। इसके साथ ही बुखार लोगों को बहुत ज़्यादा है, वो तमाम लोग, और बुखार के बाद जिस्म बहुत ज़्यादा टूट रहा है। अगर आपको बुखार की अलामात महसूस हो रही हैं या बुखार चढ़ गया है, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है कि थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, उसमें 2-4 लौंगे डाल लीजिए और उसको ज़रा सा पका लें और उसके बाद नमक मिला, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए वो तेल, तो थोड़ा सा नमक मिलाकर जिसके जिस्म में दर्द है या बुखार की कंडीशन है या बुखार चढ़ा हुआ है या बुखार चढ़ने वाला है, कोई भी बुखार की कैफियत है, तो उसके पूरे जिस्म पर ये तेल लगाएं अच्छी तरह, पाम में, तलवों में, पूरी बॉडी पर लगाकर और उसको हवा से दूर कोई चादर उड़ाकर लिटा दें। पसीना आएगा और बुखार निकल जाएगा। मेरे ख्याल से उनको भी ले लेते हैं। कोई कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यामीन साहब मरी से कॉल कर रहे हैं, पूछिए अपना सवाल, आपा सुन रही हैं। सर ये मैंने पता कर दिया सर, इधर ये जो है ना मौसम डेली चेंज होता है, आपको भी पता है, तो ये इधर नजला जुकाम काफी है खड्डा, तो इसके बारे में अगर कोई राइट यामीन साहब, राइट यामीन, नज़ले ज़ुकाम ने आपा लोगों को परेशान किया हुआ है, नज़ले ज़ुकाम के लिए कुछ बता दें। बिल्कुल, जिन लोगों को नज़ला और ज़ुकाम हो गया है, खांसी हो रही है और गले बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लिए थोड़े से 1 कप पानी में 2 दालचीनी के टुकड़े और जायफल, आधा जायफल तोड़कर उसको पानी को पका लीजिए। सिर्फ दालचीनी और जायफल आधा तोड़कर उसको पका लीजिए। पकाने के बाद इस पानी को गरम गरम छान कर पीजिए। अगर जायके के तौर पर आप मिलाना चाहें तो गुड़ मिला लें या थोड़ी सी शुगर, और ये पानी आप दिन में, ये एक तरह का कहवा होगा, दिन में 2 से 3 बार अगर आप पी लें आधा आधा कप तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो तमाम लोग जिनके बच्चों के गले ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा खांसी है और यही नज़ले की कैफियत है, तो यही पानी अपने बच्चों को चमचों की सूरत में आप देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। अच्छा आपा, एक और चीज़ भी हो रही है आजकल, तो नज़ला हो रहा है, गला ख़राब, उसके बाद गले में कहते हैं ना कि खिचखिच टाइप की खराश हो रही है, गले में रेशा गिर रहा है, बलगम गिर रहा है। जी जी जी, वही जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैंने आपको बताया है जायफल आपका रेशे को ही ख़त्म करती है, और तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा रेशे की शिकायत है तो वो असारे रेवंद के नाम से एक जड़ी बूटी है। असारे रेवंद, हाँ, असारे रेवंद एक बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में होती है। छोटे बच्चों को
एक समझ लें कि चने की दाल के 2 दाने, या एक समझ चने की दाल के 2 दाने के बराबर। हाँ नहीं वो यानी आप तोड़ के इस तरह करेंगे कि वो साबुत आप लेंगे चने की दाल के 2 दानों के बराबर, और उसको पानी के अंदर मेल्ट कर लेंगे। और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो छोटे बच्चों को दे दीजिए। गले की खिचखिच, गले का खराब होना, गले की आवाज़ बैठना, जो छोटे बच्चे जिनकी नाक बार बार बंद हो रही है और नज़ला उनके हलक में टपक रहा है, ऐसी कंडीशन में बच्चे जब खांसते हैं तो आंखें उनकी बिल्कुल उबल जाती हैं और माँ बाप का दिल भी एकदम सो जाता है मेरे बच्चे को। राइट, आपका हजरत शाह हमारे साथ मौजूद है, टेलीफोन लाइन पे मुल्तान से कॉल कर रहे हैं। शाह साहब पूछिए अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं बाजी? जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी सवाल क्या है आपका भाई? अच्छा बाजी, मेरे ना पेट में गैस बहुत बनती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो काफी अरसे से ये है कि खाना अगर लेट पीजिए तभी गैस बनती है, और इसके अलावा कि ये है कि भूख भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाजमा जो है ना वो फिर अगर खाना ज्यादा थोड़ा सा भी खा दूं तो फिर वो मुझे ना जलन बड़ी होनी शुरू होती है। अच्छा, आप हमें से लाइन पे रहिएगा भाई। बता रहे हैं आप कि इनको पेट में गैस बहुत ज्यादा रहती है, जरा सा भी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर जलन भी होना शुरू हो जाती है मैदे में, और गैस की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है इनको। उम्र वगैरह कुछ पूछना चाहेंगे? अल्सर वगैरह तो नहीं चेक? नहीं, गैस का इशू जो है जी ये बता दें कि खाने के बाद होती है या पूरे दिन ही रहती है? अच्छा भाई, आपको खाने के बाद गैस होती है या पूरे दिन रहती है, ये बता दीजिएगा जरा। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन आप गैस का इशू कह रहे हो, मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि इनको रहती ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाना ज्यादा खा लेते हैं, खाने के बाद इनको फिर तेजाबियत की शिकायत भी होती है, जलन की। मैं उनको बता देती हूँ कि काला जीरा ले लीजिए 25 ग्राम, उसको बिल्कुल भून ले काले जीरे को, और 25 ग्राम सफ़ेद जीरा, 25 ग्राम काला जीरा, 25 ग्राम सफ़ेद जीरा, इसको भून लीजिए हल्का सा। और उसके बाद इसमें काला नमक और सौंठ, पिसी हुई सौंठ यानी सूखी हुई अदरक जो होती है वो भी 25 ग्राम आप ले लें। 25 ग्राम काला जीरा, 25 ग्राम सफ़ेद जीरा, 25 ग्राम सौंठ और काला नमक हस्बे जायका अपने पास एक फक्की बनाकर रख लीजिए। और खाने से 5 से 10 मिनट पहले आधा टीस्पून सादे पानी के साथ ले लीजिए। उसके बाद आपको जो नाश्ता करना है, खाना खाना है, दोपहर का रात का खा लें, और उसके बाद भी आप आधा चम्मच इसका ले लीजिए और थोड़ी सी वॉक कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो गैसेस का प्रॉब्लम है ये बहुत तकलीफ दे होता है, बाज़ औक़ात दिल की तरफ ये गैस चली जाती है, तो उससे बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कितने दिनों तक लेना है ये जो आपने फक्की बताई? जब तक इनका निज़ाम में हज़म दुरुस्त ना हो जाए। अच्छा, तो कोई नुकसान दे तो है नहीं कि सारे काला जीरा है, सफ़ेद जीरा है, इसकी कोई साइड इफेक्ट? आधा चम्मच दीजिएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। और नमक, अगर ब्लड प्रेशर है तो काला नमक आप मिलाएं ज़रूर, लेकिन बहुत कम मिलाइए कि ये दवा के तौर पर इस्तेमाल। अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है आप तो? हाँ, ब्लड प्रेशर है तो अवॉइड कर दीजिए। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तब हस्बे जायका मिलाइएगा, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो चोरी करने का, तो उसके लिए कोई टोटका बताएं कि हम किस तरह मुल्क से चोरी का खात्मा कर सके, करप्शन का खात्मा कर सके, क्योंकि आपको वाले बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की, इसके लिए भी कोई टोटका दे दे। देखिए, जिस दिन करप्शन ख़त्म हो गई तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाएगा, और इसके लिए तो कुछ भी अभी फिलहाल नहीं हम बता सकते। अच्छा, कश्मीर से एक और कॉलर है हमारे साथ, मुकद्दस है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या पूछना चाहेंगी रानी आपा से? जी मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मेरा भाई है, उसकी एज 6 ईयर है, तो वो बहुत कमजोर है। 6 महीने का कोई बच्चा है आपका जो बहुत कमजोर है? कितने का है? 6 इयर्स का, 6 साल का बच्चा है, बहुत कब से कमजोर है? कुछ बता सकते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री? शुरू से कमजोर है? मैल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है? उनको आपने खुराक वगैरह सब सही देते हैं? जी। खाता नहीं है? मैं एक यहाँ पे सवाल करना चाहूंगी मेरे मुकद्दस, आप ये बताइएगा, आप भी पूछना चाहेंगे कि फिजिक वाइज आप बात कर रही हैं या वैसे भी उनको कमजोरी महसूस होती है? खाता है सही तरह, सही खाना खाते हैं वो? सही खाना खाता है। प्लीज एक काम कीजिए, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए अपना और डायरेक्टली फोन पे बात कीजिए, क्योंकि डबल आवाज रिपीट हो रही है। राइट मुकद्दस, वी हैव गॉटन योर क्वेश्चन। शी हैज टोल्ड अस कि वो सब कुछ ठीक खाता है, 6 साल का है, लेकिन फिर भी कमजोरी है। फिर भी कमजोरी है, सब खाता है,
तो इसका मतलब है कि इनके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अच्छा। जब बच्चे की डाइट सही है, खाता सही है और उसके बावजूद वो कमज़ोर है, तो इसका मतलब है आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसके लिए या तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर दवा लें, हमारे पास आ जाए, या घरेलू तौर पर आप अगर उसका इलाज चाहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि सूखे अनार के छिलके आप ले लीजिए और उनको पीस कर बिल्कुल 50 ग्राम ले लें, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए और अपने बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम आधा चम्मच खाना खाए बगैर या खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिन में 3 बार ऐस दवा उनको देना है, सुबह, दोपहर, शाम, आधा चम्मच सादे पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे उस बच्चे के पेट के कीड़े मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बहुत केयरिंग मदर हैं तो आप उसका स्टूल चेक करती रहिए कि कब उसके निकलना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएंगे सारे कीड़े, स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएंगे और यही आपके बच्चे का इलाज है, क्योंकि तमाम चीज़ सही है। जब बच्चा खा सही रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने हमारे साथ अच्छी टिप्स शेयर की, थैंक यू सो मच। जी तलहा, प्रोग्राम के वक्त में हमें ब्रेक लेना होगा कि हम एड्स चला सकें ताकि पूरा चैलेंज चल सके। एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं जाएगा हमारे साथ? आप तो कहीं नहीं जा रही ना वर्दा? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं मौसम का हाल बताएंगे वर्दा इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बारी आती है कुछ वेदर अपडेट की। आपको हम महकमा मौसमियात की पेशगोइयों से आगाह करते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा रहेगा। वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कि सिंध में और पंजाब में कहीं भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, मौसम साफ़ रहेगा, लेकिन अलबत्ता गर्म रहने का इम्कान है। अगर शहर क़ायद के मौसम की सूरत हाल आपको बताएं तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और दोपहर के वक्त गर्मी में इजाफे की पेशगोई भी की गई है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है और दूसरी जानिब सूबा पंजाब की बात करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ है और आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों में भी हल्की कहीं ना कहीं बारिश का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं ब्रेक के बाद और आपको अपडेट करते हैं सितारों के हाल से। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट का, हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है बोल्ड प्रेडिक्शंस। अच्छा जी, हम हमेशा अपने शो पे इनवाइट करते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट को, टैरो कार्ड रीडर्स को, न्यूमरोलॉजिस्ट को, लेकिन हमेशा हम थोड़े से पॉलिटिशियन के हवाले से भी सवाल जवाब करते हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी बात करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं और लोग जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो आज हम सिर्फ इसी पर ही बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करने के लिए The very famous and very well known कनान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। कनान भाई जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कनान भाई, बहुत रिक्वेस्ट आई हुई हैं, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, कुछ हमने कहा था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा लोगों का, लेकिन हम पूरे सितारों के बारे में नहीं बता पाए। तो सबसे पहले आज स्टार्ट ही हम यहीं से करते हैं कि आप बताएं कि आने वाला हफ्ता सितारों के अहवाल से कैसा रहेगा, उनकी चाल क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात कर लें तो एरीज से हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी ये वर्गों का मंथ आ गया है तो एरीज से शुरू करते हैं हम लोग। एरीज की बात करें तो इन लोगों के प्रॉब्लम कुछ सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक इश्यूज थे जो कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इंप्रूव करने का मौका मिलेगा इनको, स्पेशली एरीज को अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जो शादीशुदा एरीज हैं उनकी अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चूँकि वीकेंड तक सॉर्ट आउट होती मुझे नज़र आ रही हैं। टॉरियंस की बात करूं तो टॉरस लोगों का ये वीक
करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको अच्छी खबर मिल सकती है। और टॉरस का हेल्थ के हवाले से भी ये वीक जो है वो मिड के बाद थोड़ा बेहतर होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहने वाली हैं इस वीक में। ओवरऑल टॉरस के लिए करियर और बिजनेस के हवाले से ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आ जाता है जेमिनी। जेमिनी लोगों की बात करूं तो उनके लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो जेमिनी ओल्ड एज के हैं उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक केयर की एडवाइस करूँगा मैं एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन और थोड़ा सा आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनी लोग। तो उनको एक तो अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा, दूसरा ये है कि अपने करीबी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करें। इस वीक के मिड तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आगाज़ अच्छा नहीं है। कैंसेरियन की बात करूँ तो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने जा रहा है कैंसर लोगों का। फिर उसके बाद इन लोगों को बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो कैंसेरियन ऑलरेडी जॉब में है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। और हेल्थ भी कैंसेरियन की इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में। ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। लियोज़ हमारे जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, लियोज़ की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर होने वाला है। एक तो सबसे पहले उनकी लेज़ीनेस जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि अपने बिज़नेस में बेहतरी ला सकेंगे। जॉब करते हैं तो वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा इनको अपने काम के हवाले से। क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है लियो, तो फिर अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। वर्गो लोगों की बात करूं तो इनके अपने मंथ का आगाज़ हो चुका है। कुछ पर्सनल काम जो इनके पेंडिंग पड़े हुए थे उनको अंजाम देने की कोशिश करेंगे ये लोग, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से भी एफर्ट्स करते हुए हमें नज़र आएंगे। रिलेशनशिप में इनके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहेंगी, लेकिन वीकेंड तक सॉर्ट आउट हो पाएंगी ये। इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी इनको। कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं, तो इस हवाले से अच्छा टाइम पीरियड। ट्रैवलिंग के लिए भी वर्गोस का अच्छा टाइम पीरियड है। लिब्रा लोगों की बात करूं तो इनका बिजनेस और जॉब के हवाले से तो बहुत अच्छा टाइम है। डोमेस्टिकली उलझे रहेंगे अपने प्रॉब्लम्स में। अगर कोई ऐसे लिब्रा हैं जिनके बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। बच्चों की डिमांड्स बढ़ सकती हैं, अखराजात इन लोगों के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। स्कॉर्पियो लोगों की बात करूँ तो इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस के लिए। और हेल्थ भी इनकी इम्प्रूव होती ही नज़र आ रही है। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टाइम अभी फेवरेबल नहीं है। अक्टूबर के बाद टाइम इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। सेजिटेरियस लोगों की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट टाइम है। जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करने के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट विज़िट कर सकते हैं या दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बन सकता है जो इनके वीक के स्केड्यूल को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज सेजिटेरियस को वीकेंड पे अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप के हवाले से तो बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं। आप अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ भी उलझ सकते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। गो कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लास्ट वीक्स की निस्बत नज़र आएगी, लेकिन फिर भी हेल्थ की टेक एंड केयर करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। एक्वेरियस लोगों की बात करूं तो एक्वेरियस के लिए एजुकेशन के हवाले से अच्छा टाइम है। जॉब और बिज़नेस के हवाले से अच्छा टाइम है। करियर के हवाले से पॉजिटिव टाइम पीरियड है। जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। द लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसिस। पाइसिस लोगों की बात करूं तो परफेक्ट टाइम पीरियड है। स्पेशली अगर शादी करना चाहते हैं या इस हवाले से सोच रहे हैं तो फिर बेस्ट टाइम पीरियड है, डिसीजन ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। तो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन और उनकी प्रेडिक्शंस। सही, तो फाइनली ज़ोडिएक साइंस की प्रेडिक्शंस हम कर चुके हैं कि हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ज़ोडिएक साइंस हमेशा रह जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। करण भाई, आपकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सही साबित होती हैं। तो एशिया कप चल रहा है आजकल, हमारी कौमी टीम का बहुत बुरा हाल है, टूटी फूटी हाल में है, अनफिट है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लग रहा है कि एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? एशिया कप में बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस आजकल कर रहा हूँ मैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दोनों प्रेडिक्शंस भी ठीक हुई। पाकिस्तान की प्रेडिक्शन मैंने भी सिचुएशन दी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि लास्ट मोमेंट में जाके इंडिया डोमिनेट करेगा, और हार्दिक पांड्या का ही मैंने कहा था, तो वो मैच हमसे ले गए। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम कमबैक करेगी। अभी पाकिस्तान का लकी टाइम जो है वो चल रहा है। इस तरह के मैच में देखें जब करीब की सिचुएशन होती है तो कोई बात नहीं, टीम को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह आगे भी मुझे प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नजर आ रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है, तो पाकिस्तानी टीम हमें मायूस नहीं करेगी इस टूर्नामेंट में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कमबैक करती हुई नजर आ रही है इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद कर सकते हो कि इंजरी इतनी ज़्यादा सामने आ रही है ना, डर लगने लग गया है कि पता नहीं अब क्या होगा हमारी टीम का हाल। खैर अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आपको याद होगा कि आपने हमारे ही शो में प्रेडिक्शन की थी कुछ चंद माह पहले, और आपने क्लियरली मेंशन किया था कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में, और मईशत का भी आपने कहा था मज़ीद बुरा हाल होगा, मज़ीद महंगाई होगी, और ये सब तमाम चीज़ें हम देखने में हमें नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, सैलाब की सूरत हाल है, मईशत बर्बाद हो चुकी है इस वक्त, और मुल्क चारों तरफ पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। 70% हिस्सा हमारे मुल्क का डूबा हुआ है। और 2023 तक आपने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल रहेगा, तो इस वक्त आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि इन सूरत हाल से हम कब तक निकल सकेंगे? वर्ता जी, मुझे याद है मैंने ये 3 प्रेडिक्शंस की थी। एक ये कि पानी से नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे, या सैलाब आ सकता है। दूसरी मईशत की थी, और तीसरी आपको याद हो तो मैंने कहा था एमरजेंसी टाइप सिचुएशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मेरे अल्फाज थे, और अनफॉर्चुनेटली जो कैलकुलेशन सामने आ रही थी वही सिचुएशन हमारे सामने अभी आ रही है। तो देखें अभी एमरजेंसी टाइप सिचुएशन अल्लाह ना करे बन गई है हमारे सामने। यहाँ पे मईशत के प्रॉब्लम्स हैं, सैलाब ज़दगान को लेके प्रॉब्लम्स हैं, और पाकिस्तान का टाइम पीरियड अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो बिलीव मी पाकिस्तान का टाइम पीरियड मुझे अभी भी ज़्यादा अच्छा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। मईशत का तो अभी और टाइम पीरियड अल्लाह ना करे वो अबतरी की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगेन अल्लाह ना करे ये प्रेडिक्शंस ठीक हों, लेकिन कैलकुलेशन यही बताती है, और वही प्रेडिक्शन मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि बारिशें तो इंशाल्लाह अभी मैंने कहा था अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगी करीबन, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हो गई हैं, लेकिन इस रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगस्त 2023 तक पाकिस्तान का अनलकी टाइम पीरियड चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर रिकवरी जो है अगस्त 2022 के बाद ही पॉसिबल हो पाएगी, 2023 के बाद, सॉरी 2023 के बाद। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी कैलकुलेशन को देखते हुए कि अगस्त 2023 के बाद ही प्रॉपर रिकवरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, सैलाब ज़दगान को लेके, पाकिस्तान की मईशत को लेके, और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी उनको लेके। और अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे भी पॉलिटिकल क्राइसिस इसी तरह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत होगा अगस्त में, और आपने देखा कि अभी सैलाब ज़दगान पर भी अनफॉर्चुनेटली सियासत हो रही है। बहुत अफसोस के साथ तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, सुपरमैन होने की वीडियोस जो हैं वो ट्वीट की जा रही हैं, ट्विटर पे लगाई जा रही हैं। तो आपने तो ये कैलकुलेशन की हुई होगी ना कि पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या रहेगी, तो अपनी कैलकुलेशन शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एंटर हो जाएंगे अपने अनलकी टाइम में ऑन 6th of September। उनकी 5th of September आई थिंक उनकी बर्थडे है। अपनी बर्थडे जो भी उनकी बर्थडे का दिन है सितंबर के अंदर आती है, उसके फ़ौरन बाद वो अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएंगे। जिस दिन वो अपनी बर्थडे के बाद अपने लकी टाइम पीरियड में एंटर होंगे शहबाज शरीफ साहब, तब से लेके दिसंबर के दरमियान किसी भी वक्त उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हटाना पॉसिबल होगा इस टाइम पीरियड में, और उनके लिए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। यही वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे जुलाई अगस्त के हवाले से हमजा शहबाज के लिए, और हमने देखा कि वो कायम नहीं रख पाए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप। तो वही सिचुएशन अब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की 23 सितंबर आ रही है, यानी कि सितंबर के आखिर में जाके उनका अनलकी टाइम स्टार्ट होगा। 23 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है शहबाज शरीफ साहब की। बिल्कुल, तो 23 सितंबर से ऑनवर्ड वो अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद उनके लिए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सितंबर का महीना भी उनके लिए लकी नहीं है, क्योंकि जब किसी भी शख्स का अनलकी टाइम पीरियड का आगाज़ होने वाला होता है तो बर्थडे मंथ के बाद उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती, जैसे बर्थडे मंथ का आगाज़ होता है। तो अभी हमने देखा
कि उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस का आगाज़ हुआ है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अपनी जगह पर है कि जैसे ही वो अपनी बर्थडे के बाद अनलकी टाइम पीरियड में एंटर होंगे, उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स रहेंगी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को लेके, उनके लिए कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता हुआ कौन टफ टाइम देगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम देती हुई नजर आ रही है, खान साहब टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ को? नहीं, यहाँ पे खान साहब उतना टफ टाइम नहीं देंगे जितनी प्रॉब्लम्स ये अपने लिए खुद बना लेंगे, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मैंने आपको 25 मई 2022 को भी खान साहब के धरने के वक्त यही प्रेडिक्शन दी थी कि वो मार्च ज़रूर करेंगे, धरना नहीं होगा, गवर्नमेंट वो नहीं गिराएंगे, और हमने देखा वैसा हुआ। अब भी इमरान खान साहब हुकूमत गिराते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे, मतलब धरना दे के या एजिटेशन करके ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, लेकिन मुआशी सूरत हाल और इनके अपने डिसीजन और स्पेशली लीगल प्रॉब्लम्स जो इनके आड़े आएंगी वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं फ्यूचर करीब में। अच्छा, तो अभी आप जानते हैं कि अवाम ने खुल के ये बात ऐलान कर दिया इस बात कि वो अपना लीडर आज भी इमरान खान साहब को मानते हैं, उनकी एक आवाज़ पे आप हम जानते हैं कि टेलीथॉन में कितनी बड़ी रकम इमदाद के लिए, साहबजादगान के लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए जमा हो गई है। तो आज भी अवाम कहीं ना कहीं एक तरफ इन तमाम मसाइल के हल के लिए खान साहब की तरफ ही देख रही है और वो एक ही उनको मसीहा नज़र आ रहे हैं। तो आप खान साहब के बारे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर दोबारा वो आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नज़र आ रहे हैं, क्या उनके सितारे ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं? बिल्कुल इंडिकेशन मैं भी आपको दे देता हूँ। खान साहब जब लास्ट 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 25 को इलेक्शन हुआ था, 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बन रहा था, तो मैंने कहा था 7 का अदद उनके लिए लकी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो अभी इलेक्शन की जो मैंने प्रेडिक्शन की है कि 2023 में होंगे, जो कि अब नज़र भी आना शुरू हो गया है, तो 2023 को अगर हम जमा करते हैं 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 तो इज इक्वल टू 7 का अदद बनता है, जो कि लकी अदद है। तहरीक इंसाफ का अपना अदद भी 7 बनता है, 25 अप्रैल को बुनियाद रखी थी। सही आई थिंक कनेक्शन का इशू हो गया है। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कनान भाई ने एक बात की इंडिकेशन दे दी कि 7 अदद जो है वो लकी नंबर होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अगले साल इलेक्शन होते हैं तो भी 7 लकी नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट और दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हो। खैर, इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।